नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक लाइन है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैंने बहुत बार उसको सुना है और मुझे लगता है हकीकत भी है। वो लाइन थी कि हाथों की लकीरों पे भरोसा मत करो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो मुझे लगता है कि आदमी की तकदीर जो होती है वो उसकी मेहनत, उसके कर्म, उसका जुनून होता है। मेरी छोटी बच्ची है, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ बहुत सारी बच्चियाँ हैं। हर बच्ची का एक सपना होता है, कैरियर को लेके सपना होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ कुछ बच्चों के साथ ऐसी होती हैं, जो परवेश उनका ऐसा होता है, जो हाथ से ज़िंदगी के ऐसे होते हैं, बच्चे टूट जाते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी लड़की की सफलता की कहानी बताने जा रहा हूँ, उस लड़की से मुलाकात करने जा रहा हूँ। आपको इसलिए भी मुलाकात कराने जा रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को इस लड़की की कहानी सुनाइएगा, ये इंटरव्यू सुनाइएगा। एक छोटी बच्ची के पिता का देहांत हो जाता है, घर में 2 बहनें होती हैं, बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। और लड़की जो थी वो नॉर्मल लड़की नहीं थी, गली के लड़कों के संग क्रिकेट खेलती थी, क्रिकेट का जुनून था उस लड़की को। इस परिवेश में, गली में क्रिकेट आप समझ सकते हैं, वो भी लड़की खेले समाज में। लोगों ने ताने दिए, रिश्तेदारों ने उलाहना दी, लेकिन वो लड़की अपने दम पर काम करती चली गई। एक टीम का वो सिलेक्टर, टीम का हिस्सा बनी। आज उसकी सेलेक्ट की हुई लड़कियां, जिस समय मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, भारत की तरफ से अफ्रीका में खेलने गई हैं। तो मैं ज़्यादा बातें मैं बता दूंगा तो फिर उस लड़की से बात क्या करूंगा, तो मुलाकात करा रहा हूँ अलका सिंह से। अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप निश्चित रूप से प्रेरणा के लिए, किसी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं। आप यूपी की पहली महिला कमेंटेटर है ना? जी हाँ, लाइव में है ना? यूपी में आपके अलावा अभी तक कोई महिला मतलब कमेंट्री एक्चुअली रेडियो वगैरह पे की होगी कुछ लोगों ने, और वैसे लेकिन जो लाइव कमेंट्री होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग कमेंट्रीज तो बहुत लोग करते हैं, बट लाइव में मैंने की है दूरदर्शन पे। दूरदर्शन में। चलिए शुरू से करते हैं, शुरू से बात करते हैं, क्योंकि जनता को समझना चाहिए या लोगों को जानना चाहिए। दुखद हादसा हुआ, आप छोटी थी, पिता का देहांत हुआ। कौन सी क्लास में थी जब आपके पिताजी नहीं रहे? मैं क्लास 4th में थी। क्लास 4th में थी। और पिताजी साधारण नौकरी में थे, जैसा आपने मुझे बताया। हाँ, क्या बहुत हुआ ही तो पिताजी के निधन के बाद परिवार में? पिताजी के निधन के बाद ऐसा हुआ कि जो मोस्ट प्रोबेबली देखने को ही मिलता है कि जब एक परिवार का जो लड़का होता है वो नहीं रहता है, तो उसके बाद जो उसकी फैमिली होती है उसको कोई सपोर्ट नहीं करता आगे बढ़ के। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, फैमिली पूरी थी, चाचा थे, ताऊ थे, सारे लोग थे, बट जब ऐसा हादसा होने के बाद लोगों को लगता है कि कहीं मुझे इनकी मदद ना करनी पड़ जाए, तो वो वाली बात थी। तो मेरी मदर, चूँकि पहले शादियाँ बहुत जल्दी हुआ करती थी, तो तब उनकी एज ही 35 साल के आसपास थी, और हम 2 बेटियाँ। तो एक पहाड़ सा उन पे टूट पड़ा था, तो उन्होंने काफ़ी मदद के लिए सोचा कि हम अ, दादाजी के साथ रहें, ताऊजी थोड़ा सा हेल्प करें, चाचा हेल्प करें, लेकिन लगा कि दोनों बच्चों को पालना होगा ये वो, तो सब लोगों ने अपना अपना पीछा छुड़ाया वहाँ पर। और उसके बाद थोड़ा, चूँकि जो लड़की के माता पिता होते हैं, तो जैसे कि मेरे नाना जी थे, तो उन्होंने थोड़ा अपनी बेटी को आगे बढ़ के हेल्प की, और फिर हम लोग अपना सेटल हुए। चूँकि जो मेरे पिताजी थे वो एक सरकारी कर्मचारी थे, तो जैसा कि गवर्नमेंट की स्कीम है, प्रकाशित कोटे में मदर को नौकरी मिल गई, और फिर हम लोग का जीवन यापन एक सिंपल तरीके से होने लग गया। अलका जी, छोटी सी थी, ये क्रिकेट कैसे एकदम दिमाग में आ गया कि क्रिकेट करना है? क्रिकेट एक्चुअली पहली बार कब सोचा क्रिकेट? कितनी बड़ी थी, कौन सी क्लास में थी? मैं क्लास 9th में थी, और जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी तो वो कानपुर में खेल के लिए आज भी जाना जाता है, क्योंकि उस स्कूल से बहुत ही लड़कियां जो ओलंपियन निकली, नेशनल प्लेयर निकली, इंडिया प्लेयर्स निकली, तो वहाँ की तो संख्या अनगिनत है। क्योंकि वहाँ पे जो हमारी स्पोर्ट्स टीचर थी इंदु मनराल मैडम, उनका जो नज़रिया था वो हीरे ढूंढ कर लाती थी, तो जिस पे भी उन्होंने हाथ रखा शायद ही कोई लड़की आज बेकार हो अपनी लाइफ में। तो वहाँ पे मैं एडमिशन लेने के लिए गई, तो खेल का तो जुनून था ही, तो खेलना रहता था कि खेलना एक मतलब कुछ भी खेलना ऊर्जा है। था। तो मैम ने कहा कि खो खो खेलना है, हैंडबॉल खेलना है, लेकिन क्रिकेट जो था वो गली में खेलते हुए, वो क्रिकेट का अलग ही क्रेज था मन में। और गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलती मोहल्ले थी, वाला क्रिकेट, लड़कों वो के संग क्रिकेट सचिन खेलती थी। तेंदुलकर और सौरव गांगुली और सहवाग की बैटिंग ये जो सब गलियों होती में थी, खेलती थी यहाँ। गली में खेलते थे, क्योंकि प्लास्टिक की बॉल और बैट तो होता नहीं था, तो घर में वो कपड़े धोने वाली जो होती है ना, उससे हम लोग खेलते थे, और ईंटों के विकेट्स बना लेते थे ऐसे करके। अच्छा, गली में चूंकि पिता भी नहीं है, 2 बहनें हैं,
तो लड़की गली में लड़कों के संग क्रिकेट खेल रही है, समाज अभी उतना डेवलप नहीं। और ये कौन से सन की बात बता रही हैं आप ये? एक्चुअली मैं मेरा कोई भाई नहीं था, और तो जब मेरी सिस्टर के बाद जब मैं हुई तो मुझे थोड़ा सा लड़कों की तरह ट्रीट किया गया। और मेरे बॉय कट हेयर्स थे, मैं जीन्स पहनती थी, मैं मतलब सूट और फ्रॉक ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो लाइक अ टॉम बॉय में रहती थी। तो बहुत लोग देखकर ये भी नहीं पहले समझ पाते थे कि ये लड़की है, वो उनको मैं लड़का ही लगती थी देखने में। मोहल्ले के बच्चों के साथ जिनको पता था कि ये लड़की है तो ठीक है, अदरवाइज कम ही लोग जान पाते थे कि ये लड़की है। और उससे थोड़ा बोल्ड भी थी। तो फिर ये बात है 96 की बात है, और क्योंकि 97 में मैंने खेलना ही शुरू कर दिया था प्रॉपरली, और 93 में मेरे फादर की डेथ हुई थी। तो उस हिसाब से क्रिकेट तो मतलब उस समय था कि सचिन, सहवाग, गांगुली का तब भी बोलबाला था, और आज भी नए प्लेयर्स का, धोनी का, और अपना जितने भी प्लेयर्स हैं अच्छे, शुभमन गिल वगैरह, सूर्य कुमार, सबका बोलबाला है। तो क्रिकेट तब से ही छाया हुआ था। तो मन में कहीं ना कहीं रहता था कि क्रिकेट बहुत अच्छा गेम है, क्योंकि और गेम शायद टीवी पे कम ही देखने को मिलते थे, क्योंकि तब ना क्रिकेट, हाँ क्रिकेट की केबल दीवानगी, की हाँ, फैसिलिटीज थी, ना कोई टॉप बॉक्स वगैरह थे, तो सिर्फ जो भी आता था वो क्रिकेट ही क्रिकेट ही आता आता था। था। तो इसलिए क्रिकेट के ही फैन थे हम। अच्छा, तो जो इस स्कूल में एडमिशन हुआ जो आप बता रही हैं, वो खेलों के लिए जाना जाता था, फिर आपकी एंट्री कैसे आगे कैसे बढ़ी इस सब? एंट्री ऐसे हुई कि फादर की डेथ के बाद हमने जहाँ पर शिफ्ट किया तो एडमिशन लेना ही था। तो उस समय चूँकि मदर बहुत टूट गई थी फादर की डेथ के बाद, तो कोई भी ऐसा था नहीं कि जो मेरे साथ जाके मेरा एडमिशन करवाता। तो मैंने अपनी साइकिल उठाई और अकेले ही निकल पड़ी एडमिशन कराने के लिए? मतलब मैंने कहा मैं पता करके आती हूँ कितनी फीस है, क्या है, बजट में भी होना चाहिए। तो मैं उस स्कूल में गई, फॉर्म खरीदा। क्या नाम था? के गर्ल्स इंटर कॉलेज, आज वो महाविद्यालय भी हो गया है, डिग्री कॉलेज हो गया है। और वहाँ पर मैंने फॉर्म वॉर्म लेकर के मैं इधर से उधर टहल रही थी, तो मैडम अपने कमरे में बैठी हुई थी, हमारी इंदु मनराल मैडम। उनकी नज़र पड़ी कि बॉयकट कोई लड़की घूम रही। तो बॉयकट से उनका इन द सेंस होता था कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लुक बॉयकट का स्पोर्ट्स वाली गर्ल्स का ही होता है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी इंक्वायरी करी, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, और कैसे आना हुआ। तो मैंने बताया एडमिशन लेना है। तो उनकी सबसे पहली शर्त थी कि अगर एडमिशन लोगी तो तुम यहाँ खेलोगी, खेलना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, मतलब स्कूल में अगर एडमिशन लोगे तो खेलोगी तुम एडमिशन देंगे? क्योंकि वो चाहती थी, okay। क्योंकि उनको मेरे बॉडी लैंग्वेज से लगा और मेरी स्टाइल से लगा कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी बन सकती हूँ। और मेरा इंटरेस्ट उन्होंने पूछा, तो मेरा पहला इंटरेस्ट तो क्रिकेट को गया। और उसके बाद मैंने कहा नहीं, मुझे मैम दौड़ना पसंद है और फुटबॉल खेलना पसंद है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरी हेल्प की एडमिशन में, और इस वादे के साथ कि खेल में उतरेंगे स्कूल की टीम। तो शुरू हो गया खेल। अच्छा, होता क्या था जैसे स्कूल के टाइमिंग जो होते होंगे, खेल उसी में क्लास हुआ करती थी खेलने की, कैसे होता है? एक्चुअली क्या था कि अगर जैसे सर्दियों का टाइम है तो कभी 9 बजे का भी स्कूल होता था, 8:30 का स्कूल होता था, या मोस्ट प्रोबेबली 7:30 का स्कूल होता था। तो अगर 7:30 का स्कूल है तो हम 1 घंटे पहले ही हमें पहुंचना होता था। अच्छा, खेलने के लिए? खेलने के लिए। तो अगर घर से हम आधे घंटे का मार्जिन लेके मैं निकलती थी, क्योंकि मेरे घर से 8 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल था, तो मैं साइकिल से निकलती थी, उसके बाद स्कूल आती थी, कपड़े पहन कर आती थी स्पोर्ट्स वाले, उसके बाद खेल के 1 घंटे की प्रैक्टिस करने के बाद चेंज करके क्लास में जाते थे। फिर कभी यानी 8 किलोमीटर साइकिल चला के पहुंचती थी, स्कूल टाइम से 1 घंटा पहले पहुंचती थी, खेलती थी, फिर चेंज करके फिर क्लास करती थी। और क्लास करने के बाद भी जब 2:30 बजे छुट्टी होती थी या 3 बजे छुट्टी, अगर प्रैक्टिस कोई टूर्नामेंट आने वाला है, प्रैक्टिस करनी, तो फिर चेंज करके फिर भी प्रैक्टिस करते थे। फिर प्रैक्टिस फिर शाम को 5 बजे घर पहुंचना। तो मम्मी कहती नहीं थी कि लड़की हमारी पागल हो गई है, सुबह 1 घंटा पहले निकल जाती है और 2 घंटे बाद तक खेलती रहती है? ये पहले पागलपन ही लगता था सबको, है ना? मम्मी ने क्लास लगाई, डांट लगाई? मम्मी को एक्चुअली स्पोर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड था ही नहीं, और ना ही अवेयरनेस थी इतनी। तो जब मदर को बताया कि बोले कि इतनी देर, इतनी जल्दी क्यों जाना, इतनी जल्दी क्यों, तो मैंने कहा स्कूल में खेल होते हैं। तो कहती खेल से तुम्हें वहाँ क्या मिलेगा, तुम यहाँ पे भी खेलती हो, वहाँ पे भी खेलती हो, तुम पूरे दिन खेलती हो। तो मैंने कहा वहाँ पे जो मम्मी खेल होते हैं उसमें हम लोग को प्राइज़ मिलेंगे, और उसमें हम लोग को शील्ड मिलेगी, हम लोग को और भी चीज़ें गिफ्ट में मिलेंगी। तो मम्मी को लगा स्कूल का है, चलो सुबह कोई बात नहीं। फिर सुबह से शाम को भी करने लगे। तो मम्मी के लिए जब सब खेलोगी तो पढ़ोगी कब? तो इस वादे के साथ उन्होंने खेलने दिया कि पढ़ाई में मैं फेल नहीं होंगी। अच्छा, ये वादा लेने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, स्कूल के गेम्स खेल सकती हो। हाँ, मुझे याद है कि वो जो उस पहले के ज़माने में जो कपड़े धोते थे, वो बैट नुमा एक वो होती थी, उसको यूँ करके कपड़े मारते थे, हम लोग भी ऐसे खेले हैं। तो आपका वो बैट नुमा जो भी चीज़ थी, वो गली का मोहल्लों के संग, गली के लड़कों के संग क्रिकेट खेलना,
वो यहाँ तक ले आया कि फिर आप स्कूल में खेलने लगी। फिर इससे आगे का करियर कैसे गया आपका? उस समय पे स्कूल में क्रिकेट नहीं था। हुँ। सारे गेम्स थे, जैसे कि कबड्डी, खो-खो जो हाँ, हमारे हाँ, पुराने हाँ, गेम्स तो हैं, इस तरह के वॉलीबॉल, हैंडबॉल से। हुँ, ये क्रिकेट नहीं था, पर क्रिकेट था नहीं, ये चीज़ भी खटक रही थी कहीं न कहीं, हुँ, क्योंकि सब तो खेलने को मिल रहा है पर क्रिकेट नहीं मिल रहा हुँ, है। तो कुछ सीनियर्स थी जो कि क्रिकेट बाहर जाके प्रैक्टिस करके खेलती थी, जो एक क्लब था हमारे कानपुर का, कानपुर क्रिकेटर्स। तो वो जब वहाँ से आई तो उनसे मैंने थोड़ी इंक्वायरी की कि कहाँ क्लब है, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे वहाँ जाते हैं। फिर भी थोड़ा जानकारी मिली, लेकिन थोड़ी अधूरी रह गई। और भगवान जब आपके लिए कुछ सोचता है तो वैसी जी। स्थितियाँ बन जाती हैं, और मेरे मन में कहीं न कहीं था कि कोई ऐसा इंसान प्रकट हो जो मुझे क्रिकेट में लेके जाए। तो मैं एक दिन खेल रही थी ग्राउंड पे, और दिनेश मिश्रा सर जो कि हमारे क्रिकेटर्स के थे और हमारे कोच भी थे, तो सर हमारे किसी कारणवश मैम से मिलने के लिए आए। और वो कहाँ के कोच थे? उनका खुद का कानपुर क्रिकेटर्स क्लब था। अच्छा, क्रिकेट क्लब वो का। अपनी अकेडमी को खुद चलाते थे। वो मैडम से मिलने आए। मैडम से अपना खेल से संबंधित चीज़ों के लिए मिलने आए, और उनकी नज़र मुझ पे पड़ी क्योंकि मैं लेफ्टी थी। तो उन लेफ्टी बहुत कम बॉलर्स मिल पाते हैं, और लड़कियां तो पहले क्रिकेट खेलती ही नहीं थी। अच्छा, आप लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करती हाँ, थी। तो मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर थी, तो उन्होंने देखा मैं लेफ्टी से हैंडबॉल खेल रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे पूछा कि तुम क्रिकेट खेलोगी? तो मेरे मन की कोई मुराद पूरी होने वाली बात हो गई थी वहाँ लॉटरी लग पर। गई जैसे, है ना? तो मैंने तुरंत उनका ऑफ़र एक्सेप्ट किया। मैंने कहा हुँ। सर मुझे कहाँ पर आना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है? तो फिर मैडम की वहाँ पे शर्त, क्योंकि स्कूल गेम्स की टीम्स में भी रहना है, तो मैम ने बोला कि ठीक है, तुमको मैं अलाउ करूँगी वहाँ जाने के लिए, लेकिन स्कूल की प्रैक्टिस भी करनी है और वहाँ की भी करनी है। तो यहाँ पे सुबह करनी है, वहाँ पे शाम को करनी है। तो वो फिर मैनेजमेंट मुझे बनाना पड़ा। अच्छा, तो फिर आप सुबह आके स्कूल की प्रैक्टिस करती थी? स्कूल के बाद उस अकेडमी में जाती थी? स्कूल के बाद मैं वहीं से चेंज करके, वही कपड़े वाइट, क्योंकि पहले वाइट किट चलती थी, वाइट कपड़े पहन के फिर मैं पार्क जाती थी और बजे कितनी स्कूल दूर का। था वो? मेरे अगर मैं घर होकर जाती थी तो घर से 10 किलोमीटर की दूरी थी। मतलब और स्कूल से घर 8 किलोमीटर यस, और घर से फिर वो पार्क 10 10 किलोमीटर। किलोमीटर। 18 किलोमीटर साइकिल चला के सुबह प्रैक्टिस करती थी स्कूल में, फिर 18 किलोमीटर साइकिल चला के फिर पार्क में खेलने जाती थी। मैं अभी इंटरव्यू में रोक कर बस ये बात मैं बताना चाहता हूँ, नई पीढ़ी के बच्चों को बताना चाहता हूँ। स्कूल का जो टाइम है उससे 1 घंटा पहले पहुँचना है, क्योंकि खेलना है। स्कूल छुट्टी हुई, साइकिल उठाई, 8 किलोमीटर घर पे आई और 10 किलोमीटर फिर गई खेलने के लिए। आप जिस काम में जाते हो, जिसमें जुनून है, अलका का ये एक दीवानगी का पार्ट है कि अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। फिर क्या हुआ अलका वहाँ पे खेलने के बाद? फिर वहाँ पर खेलने के लिए जाते थे, और कभी-कभी ऐसा भी होता था कि सिर्फ एक कैच ही हाथ में आता था। बॉल एक बार ही हाथ में आती थी, क्योंकि लड़के ही थे सारे अकेडमी में, और हम 2-3 ही लड़कियाँ थे वहाँ पर। बट तो खुशी इस वो बात की, लड़के कैसे ट्रीट करते थे? लड़के ट्रीट ऐसे करते थे कि हम लोग मतलब कुछ है ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि वो पार्ट था ही नहीं हमारा। हम तो ज़बरदस्ती वहाँ घुस के गए हाँ, थे। लड़कियां कहाँ बट सर की ये चीज़ थी कि सर ने हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अलाउड किया था प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि लड़कियाँ आती ही नहीं थी। तो उनको था कि ये आ रहा है तो इनसे पैसे लेंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो सर ने हमें वहाँ पे कहा, तो लड़कों को, और तब हमारे पास कोई लड़कियाँ नहीं, टीम नहीं, तो जो संडे संडे फ्रेंडली मैचेस होते थे वो लड़कों के होते थे। तो सर से हम लोग का, सर हमें भी खेलना है। तो सर हम 2 लड़कियों को, एक टीम लड़कों की, एक टीम लड़कों में ऐसे डाल देते। तो लड़की मतलब थोड़ा सा झुलझुलाते भी थे कि लड़कियाँ खेलेंगी हमारी टीम में। और अगर गलती से जो सामने वाली टीम आई है उसमें से अगर इधर से मैंने बॉलिंग डाली और मैंने आउट कर दिया, तो वो लड़का अपने आप को बेइज्जत महसूस कि करता लड़की था ने मुझे आउट कि किया, लड़की ने लड़की ने मुझे आउट आउट किया, और किया, लड़के उसकी बहुत हंसी उड़ाते थे कि लड़की ने लड़की मुझे ने आउट आउट किया। किया। तो बहुत सारे लड़कों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे, अच्छा, अगर लड़की के लड़की साथ। खेलेगी तो हम नहीं खेलेंगे। लेकिन चूंकि सर का बहुत टेरर था, सर की बहुत इज्जत थी, सर बड़े कोच थे, तो सर ने कहा कि अगर खेलना है तो ये भी खेलेंगी तब खेलोगे, वरना चाहे खेल मत वरना खेलो। नहीं, इनको रहना है टीम में, ये खेलेंगे। तो वो हम लोग को फ्रेंडली मैचेस वगैरह, क्योंकि तब टूर्नामेंट इतने होते ही नहीं थे, तो हमें कहाँ से मिलता खेलने को। तो जो भी खेलते थे वो संडे संडे के मैचेस में खेलते थे हम। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद प्रैक्टिस करते ही दौरान डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट एक सबसे पहला ऑर्गेनाइज हुआ। उसमें मुझे जाने का मौका मिला, और क्योंकि तब शुरू ही किया था, तो एक्स्ट्रा में बैठे थे, पानी पिलाते रहे अपने सीनियर्स को बाहर अंदर करके। लेकिन वो भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, मैच में पानी पिलाने का काम खुशी का तब बात थी कि मैच तक पहुंच गई। क्योंकि टूर्नामेंट सामने चल रहा है और मैं पानी पिलाने जा रही हूँ, और बहुत खुशी से, बहुत प्यार से पानी पिलाती थी। तो उसी दौरान हमारी एक सीनियर थोड़ा सा बीमार पड़ गई, तो मुझे फील्डिंग करने का मौका मिल गया। 12th मैन के दौरान मैंने अपनी पूरी शिद्दत से फील्डिंग की, बहुत अच्छा, मतलब जो भी कर सकती थी, जितनी बार भी बॉल मेरे हाथ में आई तो मैंने अच्छा किया। सबकी नज़र में आया कि मेहनती लड़की है, और मेरा भी थोड़ा बूस्ट अप हुआ वहाँ से।
और फिर धीरे धीरे ऐसे ही करते करते तब सब जूनियर कैटेगरी के हमारे जो भी क्रिकेट होता था वो लखनऊ में होता था, क्योंकि हमारा जो UPWC था वो लखनऊ में, वहाँ सेक्रेटरी थे। तो हमारा सारा KD सिंह स्टेडियम में होता था। तो हमने सब जूनियर के ट्रायल्स दिए, फिर उसमें सिलेक्शन हुआ, फिर इसी तरह सब जूनियर से सीनियर से फिर जर्नी मैच होने लगे। ये सिलेक्शन कैसे हुआ फिर? आपका मेंटर और बाकी सफर कैसे कटा आपका? क्रिकेट खेलते खेलते ही, क्रिकेट खेलने के दौरान 2003 में मैं सीनियर नेशनल का कैंप कर रही थी लखनऊ KD सिंह स्टेडियम में। एंड ऑफ द कैंप डे हमारी टीम अनाउंस होने वाली थी और अचानक से खबर आती है कि मेरी माताजी की डेथ हो गई थी। तो मुझे बताया गया कि माताजी का एक्सीडेंट हो गया और मुझे तुरंत निकलना होगा। उसी जगह ये 2003 में मैच चल रहा था आपका? मैच होने जा रहा था? मैच नहीं, कैंप का लास्ट डे था, टीम को नेक्स्ट डे निकलना था। अच्छा, आपकी टीम को निकलना था तभी अनाउंसमेंट उसी दिन मम्मी की तो मदर की डेथ हुई। तो फिर मुझे वापस कानपुर आना पड़ा। जिंदगी एक बार फिर वापस जिंदगी ने बहुत बड़ा मतलब ब्रेक किया, क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ के अलावा तो कोई था नहीं। तो फिर जब यहाँ पे आई तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी। और उसके बाद मतलब बिल्कुल टूट सी गई, ब्रेक जर्नी हुई, काफ़ी दिन तक प्रैक्टिस नहीं गई, मैचेस नहीं खेले, ड्रॉप किए मैचेस, क्योंकि वो भी टूर्नामेंट बहुत बड़ा था। फिर ऐसे करते करते फिर वापसी, धीरे धीरे सोचा कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है, क्योंकि पेरेंट्स का सपना था मुझे कि मैं पुलिस में जाऊँ और मतलब बड़ा नाम करूँ। फिर फादर नहीं रहे तो मदर बूस्ट करती थी कि नहीं तुम्हें कुछ करना है। तो फिर मैंने सोचा कि जीना तो है ही, और भगवान की कृपा से मेरी बहन की शादी हो चुकी थी मदर की डेथ के 1 साल पहले ही। तो उसकी शादी जिस फैमिली में हुई, बहुत सपोर्टिव, बहुत अच्छी फैमिली थी। तो मुझे वहाँ से थोड़ा सपोर्ट मिला, उन लोगों ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, मेरा ख्याल रखा सब। और फिर मैं धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस की ओर जाती रही। लेकिन उस दौरान मेरी माँ का जाना एक सेटबैक हो गया और थोड़ा ब्रेक भी हो गया। और उसके अलावा मेरी जॉब लग गई 2003 में ही। तो माँ की जगह मुझे जो मेरी जॉब लगी, तो वहाँ पर ऑफिस में चूँकि थोड़ा सा माहौल हो जाता है कि अब ये जॉब करनी तो कलीग है, कोई बच्चा नहीं समझता, क्योंकि मेरी एज उस समय 19 साल थी। अच्छा। मैं केवल 18 साल की कंप्लीट होके 19 ईयर्स में लगी थी और मेरी जॉब लग गई। तो वहाँ पे लोगों को कहीं कहीं लगने लगा कि मैं एक कॉम्पिटिटर हूँ जॉब में। तो मेरा खेलना सबको खटकने लगा, प्रैक्टिस करना खटकने लगा, जाना खटकने लगा, टूर्नामेंट। परेशानियाँ बहुत रही हैं ज़िंदगी में, है ना, बहुत परेशानी। तो बस ये सब चीज़ें करते करते मैंने प्रैक्टिस शुरू रखी, टूर्नामेंट्स खेले। लेकिन ये मदर के जाने के डेथ के बाद में कितने दिन तक आप ब्रेक रहा आपका? करीब 2 महीने तो मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर धीरे धीरे कुछ फ्रेंड्स मेरी अच्छी थी कानपुर में मेरे साथ जो खेलती थी, उन्होंने मुझे ढांढस बंधाया। उनकी फैमिली मेरी मतलब थोड़ा एक मेरी फ्रेंड थी, उसकी फैमिली से मेरे बहुत अच्छे टर्म्स थे। तो उनके मदर फादर ने मुझे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया। उन्होंने बोला कि तुम जैसा भी हो हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो बूस्टअप मिला, तो थोड़ा मैं फ्रेंड्स के साथ आगे बढ़ के खेलने लग गई। फिर टूर्नामेंट्स वगैरह भी खेले मैंने, उसके बाद काफ़ी कुछ किया। फिर टाइम से होता रहा, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाई जिस शिद्दत से पहले मैं खेलती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं घर से जाती थी पहले ट्रैवल के लिए, तो मदर का रहता था कि वो मुझसे पूछती थी पहुंच गई कि नहीं, खाया कि नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। बट उसके बाद जब ट्रैवल पे जाती थी तो कोई आगे पीछे नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था कि पहुंची तो इसलिए थोड़ा खेली नहीं खेली, कोई पूछने वाला नहीं था। बहुत दर्द देता होगा ना ये हाथ, है ना? तो फिर धीरे धीरे फिर वो टूटती चली गई। फिर नए सिरे से जिंदगी खड़ी की आपने? फिर नए सिरे से जिंदगी। परेशान बहुत हुई है आप बहुत प्रेरणा स्रोत हैं लोगों के लिए। आपकी आंखों में आंसू, ठीक है माँ का एक दर्द होता ही है कि माँ नहीं, लेकिन ये आंसू एक इस विश्वास का प्रतीक है कि माँ जहाँ कहीं भी होती है उन्होंने देखा होगा कि बेटी मेरी आज इस लेवल की आ गई, इस लेवल पे आ गई, है ना। तो इस हौसले को बनाए रखिए। फिर उस मैच के खेलते खेलते फिर आपका पहला स्टेप, बड़ा स्टेप क्या हुआ? दूरदर्शन या कुछ और? शादी हो गई, ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, एक बेटी हो गई। और भगवान की काफ़ी कृपा रही हमारी फैमिली पे कि मेरी बहन की शादी भी बहुत अच्छे घर में हुई, उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे, और मेरी शादी भी बहुत अच्छे घर में हुई। मेरे हस्बैंड बहुत 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 सपोर्टिव। तो ऐसी लाइफ चल रही थी। फिर मुझे नहीं लगा कि कभी मैं खेल से जुड़ पाऊँगी। और रिसेंटली फिर कुछ सहेलियों से मुलाकात हुई, कुछ ऐसे ऑफिशियल्स, फिर क्रिकेट ने बुलाया। तो उन लोगों से मुलाकात होने पे फिर क्रिकेट आ गया मेरे सामने। और मुझे लोगों ने बोला कि इतना खेलने के बाद सब कुछ ख़त्म नहीं हो सकता है,
आप अगर एज ए प्लेयर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो, एज ए ऑफिशियल रिप्रेजेंट करो, जहाँ पे तुमने छोड़ा था वहाँ से फिर शुरू करो, और अब की बार पारी दूसरी होगी, आपकी खिलाड़ी की पारी नहीं होगी, आपकी ऑफिशियल की पारी होगी। तो मुझे भी लगा, फिर मैंने अपने फैमिली में अपने हस्बैंड से बात की, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम करना चाहती हो तो कर सकती हो। और कमेंट्री करने का शौक खेल के टाइम से ही था, सुनती थी, और जैसे मैच नहीं होता था तो बोलती भी थी, बैठ करके अपना कमेंट्री करना। तो मुझे किसी ने संपर्क किया और ऐसी मुझसे बात की, तो मैंने भी बात बात में अपना रिज्यूम उनको दे दिया, क्योंकि मेरा क्रिकेट के अलावा भी 5 गेमों में नेशनल है। 5 गेम नेशनल खेली हैं आप क्रिकेट जी, के अलावा? जी। कौन-कौन से? हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और एथलेटिक्स में 100 मीटर और जैवलिन थ्रो में। ये 5 गेम नेशनल लेवल पे खेल चुकी हैं आप? नेशनल पे खेल चुकी हूँ। गजब, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किए हैं मैंने, इन गजब। सारे ही गेम्स में यूनिवर्सिटी भी खेली है मैंने। तो फिर मेरा रिज्यूम गया, तो उन्होंने मुझे बुलाया बातचीत करने के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो उनको लगा कि शायद कैमरा फेसिंग करने में प्रॉब्लम हो या थोड़ा, तो उन्होंने मुझे क्विज शो ऑफर किया। एक क्विज शो मैंने बिना रीटेक के क्विज शो पूरा करा। उसके बाद फिर कुछ रिकॉर्डिंग मैचेस किए। फिर सबसे पहला जो मुझे ब्रेक मिला डीडी स्पोर्ट्स में, वो लाइव हॉकी टूर्नामेंट करने का वाला, जो कि एफआई में था, और वो अच्छा, ऑल इंडिया टूर्नामेंट वो था। मैच चल रहा था और उसकी आपके हॉकी की कमेंट्री करनी थी हॉकी आपको की डीडी commentary। न्यूज़ पे। और मेरे जो को कमेंटेटर थे वो ओलंपियन थे, अच्छा, अरे वाह! हॉकी ओलंपियन। आप रजनीश मिश्रा, वो हमारे आप दोनों ने ओलंपियन थे। वो आपकी पहली पहली लाइव बड़े है कमेंट्री ना? थी। तब से फिर लाइव पलटी उसके आपकी। साथ हमने काफ़ी लाइव कमेंट्रीज की, और ये मैं करते करते ही फिर मैंने, अच्छा, कैसा लगता होगा यूपी की पहली लड़की कमेंट्री करती हुई? अरे एक्चुअली जब कमेंट्री के लिए मैंने किया तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कमेंट्री, मतलब ये तो बड़ा और सी चीज़ है। तो मैंने कहा मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो बिल्कुल अलग हो, मतलब मैं डिफरेंट करना चाहती हूँ, मतलब मैं वैसा नहीं करना चाहती। तो मेरे जो सर थे उन्होंने भी मुझे बोला कि कमेंट्री कर पाओगी आप? तो मैंने कहा सर जब मेंस कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और चूंकि उस समय पे अंजुम चोपड़ा जो हमारी सीनियर हैं, इंडिया टीम की कप्तान भी रही हैं, वो थर्ड अंपायर में आने लग गई थी स्टार में। तो मैंने अंजुम दी को देखा, तो मैंने कहा अंजुम दी कर सकते हो तो मैं हम भी कर भी सकती हूँ। तो ये यूपी में तो कुछ ऐसा था भी नहीं, लेकिन वो बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए था जहाँ से मैं कुछ कर पाऊँ। और डीडी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, Natural। और डीडी स्पोर्ट्स ने जब मुझे मौका दिया, तो मैंने पहले हॉकी में जब किया मुझे कॉन्फिडेंस आया, और उसमें मेरा रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा। और लाइव कमेंट्री में बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, मेरा अच्छा गया। और फिर वहाँ से मेरी जो जर्नी शुरू हुई एज अ कमेंटेटर, वो बहुत अच्छी रही। फिर उसके बाद मैंने एक स्पोर्ट्स इंटरव्यू किया, हमारे सेक्रेटरी मिस्टर राजीव शुक्ला। अच्छा, राजीव शुक्ला जी का, अच्छा। हमारे सेक्रेटरी थे वो, हाँ, उत्तर प्रदेश हाँ, क्रिकेट एसोसिएशन के, हाँ। उनका मैंने इंटरव्यू एक स्पोर्ट्स लाइव किया। और सर से बात करते हुए चूँकि मैंने उनको बताया कि मैं एक महिला क्रिकेटर भी नहीं हूँ, और सारी चीज़ें, फिर मैंने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में अपना रिज्यूम दिया। तो राजीव शुक्ला जी ने क्या कहा जब आपने बताया कि मैं खुद भी एक प्लेयर रही हूँ? क्योंकि मैंने सर से उस इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा सवाल वुमेन्स क्रिकेट पे ही वुमेन्स किए क्रिकेट, थे। ओके। तो चूँकि जब मैं क्रिकेट खेलती थी तब जो हमारा वीमेंस क्रिकेट था वो अलग बॉडी था, बीसीसीआई ने टेक ओवर किया है 2006 में। तो तब वो बॉडी अलग था, इसलिए सर बहुत कम ही वीमेंस क्रिकेटर्स को जानते थे जिनका बहुत बड़ा नाम था। तो फिर सर ने मुझसे कहा कि मतलब ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आप अच्छा क्रिकेट खेल रही हैं तो आप भी आगे आइए बहुत और बढ़िया। अपने आप को रिप्रेजेंट करिए। तो चूँकि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में उस समय जो महिलाएं कोच थी या सिलेक्टर्स थी या मैनेजर्स थी, वो कुछ लड़कियां मेरे साथ खेली हुई थी, मेरे अच्छा, ही पहले ग्रुप भी। की। तो फिर मैंने भी अपना रिज्यूम वहाँ पर दिया, और फिर मैं 2016 में सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश के लिए जूनियर चयन समिति की सेलेक्टर बनी। अच्छा, आप फर्स्ट लड़की हैं? नहीं, मैं बनी। आप पहली बार बनी और 2016 सेलेक्टर कमेटी के जी। लिए हैं। फिर आपने बच्चियों को सेलेक्ट करना शुरू सेलेक्ट किया। करना शुरू किया। आपके ने जो बच्चियों को सिलेक्ट किया, जैसे मेरी आप बातचीत भी कर रहे थे, वो आज बहुत अच्छा खेल रही हैं। हाँ, कौन 2016 में जब मैंने स्टार्ट किया, और 2017 में हमारी यूपी की टीम अंडर 19 चैंपियन भी बनी। और 2018 और 19 में जो मैंने सिलेक्शन की है, 2018 का जो बैच था मेरा, उसमें जिन लड़कियों ने डेब्यू किया जो सिलेक्शन के लाइन, क्योंकि तब पहली बार ही बीसीसीआई ने वीमेंस अंडर 16 की शुरुआत की थी, क्योंकि जूनियर कैटेगरी में वीमेंस का सिर्फ 19 था। तो हमने कहा जब लड़कों में 14 और 16 है तो लड़कियों का जूनियर भी होना चाहिए। तब पहली बार अंडर 16 जोनल लेवल पे स्टार्ट हुआ। तो उनमें से जो लड़कियां हमारे पास, कुछ लड़कियां आई जैसे कि आज इंग्लैंड के अगेंस्ट फाइनल खेल रही हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में आज की डेट में। उसमें से पाशवी चोपड़ा, अर्चना देवी, सोनम यादव, फलक नाज और एक शिखा,
5 लड़कियां 5 लड़कियां आई जो आज वर्ल्ड खेल रही हैं, वर्ल्ड मैच खेल रही हैं वर्ल्ड कप का, वो आपकी सिलेक्ट की थी। वो हमारे उसमें पहला जो स्लॉट मेरा अंडर 16 का था, उसमें पाशी Very good. चोपड़ा, अर्चना और सोनम, ये 3 लड़कियां मेरे पास है। और उनको देखते ही लगा था कि मेरी नज़र गलत नहीं है, और आज जी। उन्होंने वो साबित कर वाह, दिया। कहाँ की थी ये बच्चियां? ये पाशी चोपड़ा नोएडा को बिलोंग करती हैं, और सोनम यादव फिरोजाबाद, और अर्चना देवी कानपुर से है, फलकनाज इलाहाबाद से हैं। क्या बात है, ये उत्तर प्रदेश की बच्चियां आज पूरे देश में नाम रोशन कर रही हैं। ये तो आपको बड़ा नाज लगता होगा कि आपने जिन लड़कियों को सिलेक्ट किया वो आज पूरे दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। क्योंकि जो एक अच्छा टैलेंट है वो कभी छुप नहीं सकता है, एक्चुअली और भगवान की कृपा कहें या कुछ ऐसा अपना नज़रिया है कि जो लड़कियां मैंने सिलेक्ट की हैं वो कहीं ना कहीं जाकर बहुत अच्छा कर रही हैं। और जिसमें से जो फलक नाज है, वो भी इस समय वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा है साउथ अफ्रीका में। फलक नाज जब मेरे पास आई थी तो वो कहीं ना कहीं अच्छी प्लेयर थी, बट थोड़ा सा उसका मतलब एटीट्यूड, मतलब ऐसा था कि बदमाश, जो बच्चे होते हैं ना शैतान होते बदमाश, हैं। जो डिसिप्लिन में कम रहने वाले। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि इनका परवेश क्या था, ये बड़े घर की थी छोटे? नहीं, आज मैं इसी बात को मतलब और लोगों को भी बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि ये जो बच्चियाँ हैं, इनमें से 1-2 बच्चियाँ हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती, जिनके पास सुख सुविधाएं हैं, जो अफोर्ड कर सकती। लेकिन जो कि फलक नाज है, अर्चना देवी है और सोनम है, ये जो बच्चियाँ हैं ये ऐसी फैमिली को बिलोंग करती कि अर्चना के भी फादर नहीं थे, और अर्चना के फादर नहीं थे। इनकी माँ ने इनका एडमिशन एक आवासीय विद्यालय में इसलिए कराया कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, और उस बच्ची को वहाँ आवासीय विद्यालय में कराया। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसको हौसला होता है वो कुछ भी करे। वहाँ पे भी हमारी सहेली भी है, और वो वहाँ पर टीचर थी। उसने देखा कि लड़की अच्छी है, उसको लेकर के कानपुर आई, और यहाँ पर कानपुर पे आके वो प्रैक्टिस करने लगी, उसको हेल्प की। और कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन का भी मैं आभार करूंगी कि उस लड़की को पर मंथ उन्होंने कुछ राशि देना शुरू किया, क्योंकि उनको लगा कि ये टैलेंटेड है, इसको कुछ पैसे मिलेंगे तो ताकि अपनी डाइट कंप्लीट कर पाए और जो भी इसके छोटे मोटे खर्चे हैं वो कर पाए। उस बच्ची ने यहाँ आकर प्रैक्टिस की और आज देश का नाम रोशन कर रही है। और इसमें से जो फलक नाज है, उसके पिता एक 4th क्लास एम्प्लॉई हैं, चतुश्रेणी कर्मचारी हैं, और उस बच्ची का जो घर है वो टीन शेड में रहती है। फलक नाज, और आज वो फलक पे चमक रही है। क्या बात है। ये देखिए, मैं जो कह रहा हूँ ना, आज ये इंटरव्यू करने का मेरा मकसद भी यही था। एक बच्ची जिसके पिता चतुर्श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो टीन शेड में रह रही है, आज वो दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर रही है। क्योंकि अलका जैसी एक लड़की जो खुद गरीबी से, खुद परेशानी से जूझ के आई थी, उसने फलक को पहचाना, और जैसे अलका कह रही है आज वो फलक पूरी दुनिया में नाच कर रही है। फिर आपके सेलेक्टर के बाद में आप उत्तराखंड कैसे पहुंचे? फिर मैं यहाँ पर एक्चुअली एक टाइम पीरियड्स भी होता है कुछ सेलेक्टर्स का, कि बहुत ज़्यादा टाइम तक हम एक ही पोस्ट पर नहीं रह सकते। तो मेरे 3 साल यहाँ सेलेक्टरशिप में कंप्लीट हो गए थे, और उसके बाद मैं 2018 तक यहाँ पे सेलेक्ट हुई। 2019 में इसी टीम को लेकर के मैं अंडर 16 के मैनेजर बन के गई। अच्छा। क्योंकि ये बच्चे मैंने यही वाली टीम क्योंकि मैनेजर आप थी। हाँ, इसको मैंने, क्योंकि अब मुझे 1 साल कुछ तो और करना था, क्योंकि ब्रेक हमें करना था। तो 1 साल के लिए फिर मैं अंडर 16 टीम, यही बच्चे लेकर के टीम के टूर्नामेंट के लिए हम गए रायपुर, छत्तीसगढ़, अंडर 16 में। उसमें हम रनर्स अप हुए थे, और ये पार्श्वी, अर्चना और सोनम, ये सब। और सोनम को उस समय भी इस टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर का खिताब मिला था, और आज सोनम साउथ अफ्रीका में खेल रही है। तो दैट मीन्स वो टैलेंट शुरू से ही था उसके अंदर, और धीरे धीरे वो निखरता चला गया। बच्चों ने अपने ऊपर भी मेहनत की, और भी जो हमारे बाकी सेलेक्टर्स हैं जो आज की डेट में यूपी को देख रहे हैं, उन लोगों ने भी उस चीज़ को सहेजा और उन बच्चों को आगे लेकर गई। मैं उनका भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और फिर उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड पहले यूपी का ही एक हिस्सा था, और उत्तराखंड का जो क्रिकेट है वो अभी कुछ टाइम पहले ही बीसीसीआई से एफिलिएशन मिला है। तो वहाँ पर जब डेवलप हुआ, तो चूंकि मैं क्रिकेट के लिए काम कर रही हूँ, और ज़रूरी नहीं कि मैं वो उत्तर प्रदेश के लिए ही करूँ या किसी स्पेसिफिक किसी भी स्टेट के लिए करूँ, मुझे क्रिकेट में टैलेंट चाहिए। और उत्तराखंड एक ऐसी जगह जहाँ पहाड़ियों से लड़कियाँ आती हैं, जो पहाड़ों पे रहती हैं, जहाँ पे ग्राउंड भी अवेलेबल बड़ी मुश्किल से होते हैं, और पहाड़ों पे भी गरीबी भी है, और बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। क्योंकि मैदानी क्षेत्र में तो आप कहीं पे भी जाके दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन पहाड़ों पे ये सब संपन्न। तो मुझे कुछ चैलेंजिंग करने का हमेशा से मन हुआ, तो मुझे लगा कि मैं उत्तराखंड जाऊं और वहां से मैं नया नया टैलेंट निकालूं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेरी बहुत सारी सीनियर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ का क्रिकेट संभाल लेंगे मेरे जाने के बाद, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बट वहाँ पे ज़रूरत है। तो फिर मैंने उत्तराखंड का रुख किया। उत्तराखंड में आपने जो सिलेक्ट किया उस टीम ने कुछ अच्छा कर पाई? यस, उत्तराखंड का तो बहुत ही सरप्राइजिंग रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में मैं
जब गई हूँ तो मेरा जो फर्स्ट ईयर था तो उसमें हाफ सीज़न ही हो पाया क्योंकि कोविड आ गया था। और उसके बाद जो 2 सीज़न हुए, दोनों सीज़न में हम अंडर 19 वीमेंस वनडे डोमेस्टिक बीसीसीआई ट्रॉफी चैंपियन हुए हैं। अरे वाह! और चूँकि बहुत सारी एसोसिएशन आज भी ऐसी जिसमें 10-10, 15-15 साल चैंपियनशिप नहीं हो पाती है और हम लगातार 2 साल वनडे अंडर 19 चैंपियन रहे हैं उत्तराखंड। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये इसलिए क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ बहुत मेहनती हैं, वहाँ का एसोसिएशन बहुत हेल्प करता है वीमेंस क्रिकेट को, बहुत सारे कैंप्स देता है, बहुत अच्छा उनके ऊपर रहने का, खाने का, हर चीज़ का प्रबंध है वहाँ पर। और हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है, हम सब ने मिल कर के बहुत अच्छा टैलेंट वहाँ पे ढूँढा और वो सबको दिख रहा है, पूरे इंडिया सब को में। दिख रहा है कि 2 साल हम लोग लगातार चैंपियन हुए और वहाँ के अभी भी वहाँ पे आप सेलेक्टेड हैं? जी हाँ, मैं वहाँ पे अभी भी सिलेक्टर हूँ और वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने अभी लास्ट टाइम हमारी टीम को पूरी ब्लेसिंग्स दी और बहुत टीम अच्छा। को एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश ने क्या इस लड़की का जिसने अपनी क्षमता से अपने ऐसे खिलाड़ी तैयार करके दुनिया तक पहुंचा दिए, क्या उत्तर प्रदेश ने अलका सिंह को उतना सम्मान दिया, उतना अवार्ड दिए, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और तमाम पुरस्कार होती हैं, ईमानदारी से बताइएगा क्या सम्मान मिला? नहीं, अभी तक ये तो मुझे यूपी से कोई भी ऐसा अवार्ड नहीं मिला है और आशा करती हूँ शायद मैं काम करती रहूँगी अपनी तरफ से और ज़रूर शायद एक दिन मुझे कोई ना कोई अवार्ड मिलेगा। शुक्रिया, शुक्रिया अलका बात करने के लिए। ये थी अलका सिंह जी। एक जीवन आपने सुना, एक जीवन गाथा सुनी, एक लड़की के संघर्ष की गाथा सुनी और फिर उस लड़की ने अपनी जैसी लड़कियों को तराशा, ढूंढा, मैनेजर बन के खिलाया, उनके साथ दिया और वो लड़कियां आज दुनिया के फलक पे छा रही हैं। उत्तर प्रदेश, कानपुर की रहने वाली है, मैं कानपुर में बैठ के ये इंटरव्यू कर रहा हूँ। सरकार को चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए ऐसे ऐसी अलकाओं को ढूंढें, इस अलका को ढूंढें, बाकी अलकाओं को ढूंढें, असली पुरस्कार के हकदार ही हैं। कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार या ऐसे पुरस्कार की जब घोषणाएं होती हैं, बहुत सारी सिफारिशें आ जाती हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट की आती हैं, कुछ राजनेताओं की आती हैं और जो असली हीरे होती हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं। मैं इस इंटरव्यू के नीचे डिस्क्रिप्शन में अलका जी का मेल आईडी लिखूंगा, इसलिए लिखूंगा कि आप अलका को मेल लिख के बताएं कि इसकी जिंदगी कैसी थी। अगर आपके बच्चों ने अलका से सीखा है तो अलका को मेल लिख के जरूर बताइएगा, जिससे अलका जी का हौसला और बढ़े और देश में तमाम अलका पैदा हों। मुझे यकीन है ये इंटरव्यू पसंद आया होगा, अपनी राय से अवगत कराइएगा। थैंक यू।